हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे डीपीपी 4 के सॉल्यूशन की और उम्मीद करता हूं कि डीपीपी 4 के सॉल्यूशंस आपने किए होंगे। क्वेश्चंस ट्राई करना बहुत जरूरी। मैं हमेशा कहता हूं जब कभी भी कोई लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको सिंपल सा काम करना है भाई, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके डीपीपी को डाउनलोड कर लो। ठीक है, वेबसाइट पे डीपीपी आपको मिल जाएगी और बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मिलेगी। सिंपल सा काम करना है, गूगल पे जाओ, www.magnetbrains.com जल्दी से डालो, आईआईटी जेईई वाले डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पे बोलो भैया हमें डीपीपी चाहिए, तो आपको डीपीपी 4 मिल जाती है वहां से, है ना। नहीं पता था, पता चल गया ना, अगली बार डीपीपी वहीं से डाउनलोड करना। एनीवेज, तो डीपीपी के जो क्वेश्चंस है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई लेक्चर में आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जो होगा बेसिकली वो क्वेश्चंस ही तो है यार, है ना। कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हो तुम लोग? सर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर हम स्मार्ट। ऐसा नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन करना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट क्या होता है कि भाई हमें क्वेश्चन करना है, हमें अपना जेईई क्रैक करना है, तो इसीलिए तो तुम पढ़ रहे हो, है ना। एनीवेज, तो पॉइंट यही है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाई जब टॉपिक पढ़ लिया है तो क्वेश्चन में कैसे उसका एप्लीकेशन करना है वो आना चाहिए, और उसके लिए एक सिंगल ही काम है, वो ये है कि प्रैक्टिस करते रहो भाई। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा फायदा तुम लोगों को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं डेफिनेटली तुम्हें करा रहा हूं और इसके लिए डेफिनेटली हमारी पूरी टीम लगी हुई है तुम्हारे साथ। और देखो इतने एफर्ट्स हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे सारे पॉइंट्स गिनाने नहीं बैठूंगा, तुम्हारे सामने सारे पॉइंट्स हैं और इनमें से हर एक पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पे हर एक पॉइंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पूरा साथ देंगे तुम लोगों का, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर हम अकेले हैं, हमारी तैयारी कौन कराएगा, हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। भाई हम सोचते हैं ना तुम्हारे बारे में, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। बोला गया था द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वैसे तो पढ़ा होगा तुमने क्लास 10th में भी, बट नहीं पढ़ा तो घबराओ मत, क्लास 12th में फिर से आएगा ये, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हमें ये हीट की इक्वेशन मिलती है, वेयर I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम। If the percentage error in measuring I, R and T are 2%, 1% and 1% respectively, then the maximum error in measuring the heat will be given by। भाई सिंपल सा हलवा सा सवाल था, क्या मुझे इस फॉर्मूले से कोई लेना देना है? हाँ सर, देखो ये कहां से आया फॉर्मूला, इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे फॉर्मूले से मतलब था। और फॉर्मूले में हमसे बोल दिया कि जो हीट थी इट इज गिवन बाय I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं, साफ सुथरा। हाँ, तो यहां पे लिखा हीट जो होती है वो है I स्क्वायर RT। क्या बात है, क्या यार मुझे परसेंटेज एरर निकालना है? क्या ये इक्वेशन में ये जो वेरिएबल्स हैं या फिर मैं बोलूं ये जो क्वांटिटीज हमें दे रखी है वो मल्टीप्लिकेशन में है? क्या आपको प्रोपगेशन ऑफ एरर पता है? अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल होता है तो एरर को कैसे प्रोपगेट किया जाता है उसमें? भाई यहां पे हीट को उसने Q से लिखा है, तो मैं लिखता हूं डेल्टा Q बाय Q इंटू 100 इज इक्वल्स टू, याद करो पावर आगे आ जाती है, सो 2 इंटू डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। फिर एरर हमेशा ऐड होती है, तो रेजिस्टेंस के लिए लिखा जाएगा डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। भाई इंटू 100 करने से क्या होता है सर? सर इंटू 100 करने से ये परसेंटेज के फॉर्म में निकलता है। अगर मैं अकेला डेल्टा Q बाय Q लिखूं सो इट शोज द फ्रैक्शनल एरर। अगर मैं अकेला डेल्टा Q बाय Q लिखूंगा तो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है फ्रैक्शनल एरर के बारे में। सो अगर अकेला डेल्टा Q बाय Q लिखा है, so it gives me the fractional error or I can say the relative error। नहीं देता क्या ये फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर? लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो सामने वाले को पता चलता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो परसेंटेज एरर की कर रहे हैं।
इसीलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन ऑर्डर टू शो कि हमें सिर्फ परसेंटेज एरर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वही गिवन था। यहां पे हो जाएगा टाइम के लिए डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। भैया 100 से मल्टीप्लाई करने का तात्पर्य यही है कि आपको सिर्फ परसेंटेज एरर चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर, समझ गए हम लोग बात को। अच्छा, क्या मैं इस बात को मिटा दूं यहां से? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं यहां से, है ना। तो ये सब तो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो कोई नई बात तो है नहीं इनमें जो तुम लोग चौक जाओ, है ना। क्यों चौक गए ना भाई साहब? तो यहां पे आएगा परसेंटेज एरर इन Q इज इक्वल्स टू 2 इनटू, भैया करंट में कितना परसेंटेज एरर था? करंट में परसेंटेज एरर है 2% का, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर है 1% का, टाइम में परसेंटेज एरर है 1% का। लीजिए भाई, शानदार काम हो गया है, लिख दिया मैंने 2%। परसेंटेज के फॉर्म में लिखना डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 1%, फिर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, सर वो भी 1%। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यहां से 2 to the 4% प्लस 1% प्लस 1%। भैया 4 + 1 + 1 6 होता है सर, आंसर 6% आ रहा है। क्या ये परसेंटेज एरर निकला आपका क्यू में 6%? जी हां, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत टफ क्वेश्चन था सर, थक गए हम लोग, राइट। चलिए भाई, बढ़े अगले सवाल पे। देखना चाहते हो देख लो भाई, तुम्हारी इच्छा है। चलो भाई, बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, where V is given by 100 plus minus 5 volt, I is given by 10 plus minus 0.2 ampere. Now what is the total error in resistance? यार ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया कहां से? अरे कहीं से नहीं भैया, कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल्स टू आर आई। ये इसको कहते हैं ओम्स लॉ। वैसे तो क्लास 10th में तुमने ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा तो चिंता मत करो, क्लास 12th में मैं फिर से पढ़ाऊंगा इसको। सो ये फॉर्मूला आया कहां से? ये आया है ओम्स लॉ से, और ओम्स लॉ कहते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से R इक्वल्स टू V अपॉन आई। चलो ठीक है, हमारे तो फॉर्मूले से मतलब था नहीं अभी, है ना, कि कहां से आया क्या है ये। हमें तो मतलब है कि भाई ये फॉर्मूला पता ना, इससे मैं परसेंटेज निकालूं। इक्वेशन में आपको जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखते हो तो यहां पे लिखते हो आप उसका मीन वैल्यू, और यहां पे लिखते हो आप उसका डेल्टा V। याद आया कुछ? यहां पे आप लिखते हो उसका मीन वैल्यू, और यहां पे आप लिखते हो उसका डेल्टा I। ये एरर है भाई, ये एरर है और ये मीन वैल्यू है, पता है ना। अच्छा जी, तो सर रेजिस्टेंस में टोटल एरर मांग रहा है, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगेन जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम्हें सुनना पड़ेगा, और सुन के फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अगर R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो I को ऊपर ले जाऊं तो V I का पावर -1 हो जाएगा। ये कितने लोग सहमत है मेरी बातों से कि V अपॉन I है तो ऊपर ले गए तो V I का पावर -1 हो गया। भैया यहां पे एरर की बात करें तो डेल्टा R बाय R, और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट करेगा वो। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर को रिप्रेजेंट कर देगा वो। ठीक है, चलो भाई, नहीं सर अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। ठीक है भाई, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कभी भी मत घबराना कि सर ये क्या बात हुई। ठीक है, तो यहां पे बनेगा डेल्टा V बाय V, फिर डेल्टा I अपॉन I, पर सर ये माइनस का 1 है, आपने बोला था पावर आगे चली जाती है, तो क्या ये माइनस का 1 आगे जाके ऐसे हो जाएगा? आप ही ने कहा था कि पावर आगे आती है, तो ये माइनस का 1 आगे आ गया, ऐसा हो गया। भाई हमेशा ध्यान रखना कि जो गलतियां होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा ऐड होती जाती है। तो ये भी एक एरर है, तो यहां पे लिखना है एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ऑलवेज एडेड।
सर गलतियां कभी माफ नहीं होती, माफ हो जाती है लेकिन छुपती नहीं है। तुम सोचो कि हाँ भैया एक आदमी को हमने मारा तो भाई अपनी गलती छुपाने के लिए एक और आदमी को मार दिया, जैसे तुम बचपन में करते थे ना, भाई तुझे मुझे पार्टी देनी है, मेरे को भी तुझे पार्टी देनी है, चल दोनों की पार्टी से कैंसिल हो गया। हम तो नहीं करते खैर ऐसी बातें, है ना, ये बिल्कुल हमारे उसूलों के खिलाफ है। पार्टी से पार्टी कभी कैंसिल नहीं होती है ना, पार्टी तो देनी पड़ती है। चलो भाई डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी कितना है हमारे पास 5 है सर, वी कितना है 100 है सर, प्लस डेल्टा आई कितना है सर 0.2 और आई कितना है 10, पॉइंट हटाया अपॉन में 0 लगाया, 5 और 2 7 हो जाते हैं 7/100। सो हमारे पास कुल मिला के डेल्टा आर अपॉन आर 7/100 हो चुका है। नाउ अगर डेल्टा आर बाय आर 7/100 है तो ये तो फ्रैक्शनल एरर आया ना, आपको तो कौन सा चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए। तो परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है परसेंटेज एरर। तो यहां पे परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू 100 से 100 मर जाएगा, आंसर विल बी 7%। तो यहां पे परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 7%। समझ आया? बहुत टफ क्वेश्चन था ये हलवा है ये तो बिल्कुल, है ना। हाँ तुम्हारे लिए हलवा है, लेकिन एक आम आदमी से पूछोगे जाके तो है ना भाई, एक आम आदमी से पूछ लो जाके तो उसकी तो हवा टाइट हो जाएगी, बोलेगा क्या ही है पता नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी नहीं, है ना। और देखो वैसे देखा जाए तो क्लास 10 तक तो तुमने सिर्फ इतनी सी बातें पढ़ी थी, ये तो स्मार्टनेस है भाई जो क्लास 11th में आते आ गई तुम्हारे पास में। तो ये सारी बातें ध्यान रखो, ठीक है। एक आम आदमी से पूछोगे उसको ये सब चीजें नहीं पता होती, ये तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए आसान है ये सारी बातें। अगला सवाल देखना जरा, बोला है एक वायर है जिसका मास 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम है। वायर का जो रेडियस है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर है, और वायर का जो लेंथ है वो है 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। The maximum percentage error in the measurement of the density, डेंसिटी के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा। सर परसेंटेज एरर निकालना आ चुका भी हम लोगों को, हम इतने समझदार हो चुके हैं कि परसेंटेज एरर निकाल लें, बट द पॉइंट इज कि पहले फॉर्मूला तो पता हो, डेंसिटी का मास के साथ क्या रिलेशन है या फिर लेंथ के साथ क्या रिलेशन है सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तुम क्या कहते हो। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, यही होता है ना भाई। हाँ सर बिल्कुल यही होता है। मैंने बोला मास की जगह पे लिखता हूं m और वॉल्यूम की जगह पे लिखता हूं एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या मैं एरिया इंटू लेंथ बोल दूं क्या, वॉल्यूम को क्या मैं एरिया इंटू लेंथ बोल दूं क्या, कोई गलती करूंगा क्या वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ बोल के। देखो भाई वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, एरिया इंटू लेंथ करूंगा तो क्या मिलेगा मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर। अरे ये भी तो मीटर क्यूब ही होता है, तो क्या मैं लिख दूं v इक्वल्स टू एल, हो सकता है। हाँ सर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये वाली बातें बिल्कुल सही है, v इक्वल्स टू एल लिख सकते हैं, हाँ लिखो सर। सो वॉल्यूम को लिखा मैंने एरिया इंटू लेंथ, और वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ लिखा। अब ध्यान से देखना बात किसकी हो रही, वायर की। वायर क्या होता है, वायर इज दिस सिलेंडर होता है सर। एरिया कौन सा वाला, ये वाला एरिया मुझे चाहिए और ये वाली लेंथ मैं लेता हूं तो जाके मुझे मिलता है वॉल्यूम। भैया एरिया सर्कल का दिख रहा है, सो इट कम्स आउट बी पाई आर स्क्वायर, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। लीजिए बन गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो बनता है इट इज गिवन बाय m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। m बोले तो मास, r बोले तो रेडियस, l बोले तो लेंथ और पाई बोले तो कांस्टेंट। क्या अब इसका एरर निकाल सकते हो, अब ट्राई करो एक बार, देखो क्या आंसर आता है। हाँ भाई कर लिया होगा ट्राई, कैसे करोगे अब इसको सॉल्व, आओ जी दिमाग लगाते हैं। सर देखो क्या है ना, मास दे रखा है और डेल्टा m दे रखा है। m जो है मुझे पता है वो कितना है 0.3 ग्राम, और यहां पे जो डेल्टा m है वो भी मेरे पास दे रखा है, इट इज 0.003 ग्राम। जो एरर आ रहा है वो इतना आ रहा है और एक्चुअल वैल्यू इतनी आ रही है मेरे पास, ठीक है। ये एरर है मेरे पास और ये एक्चुअल वैल्यू है इतनी।
सेम कहानी मेरी रेडियस के साथ चलने वाली है, सेम कहानी मेरे लेंथ के साथ चलने वाली है ना। तो मैं ये सारी बातें अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा फॉर्मूले में ही पुट करूंगा इन सब बातों को। तो मैंने बोला यहां पे डेल्टा रो बाय रो, फ्रैक्शनल एरर फाइंड कर रहा हूं डेंसिटी में, फ्रैक्शनल एरर फाइंड किया जा रहा है डेंसिटी में, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन मास। ये आर स्क्वायर ऊपर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पावर्स हमेशा ऐड होती है, एरर्स हमेशा ऐड होती है। अरे समझ रहे हो ना, इसको ऐसे लिख लूं क्या, एम अपॉन पाई आर का पावर माइनस का 2, एल का पावर माइनस का 1, ये पूरा इक्वेशन ऊपर जाएगा, माइनस का पावर लग जाएगा। कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं है ना यहाँ पे जिसको इनके बारे में पता ही ना हो, है ना। तो रो इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल। यहां से आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको पता चला कि भाई सब आर ऊपर जाएगा माइनस का 2 होगा, एल ऊपर जाएगा माइनस का 1 होगा। माइनस का 2 आगे आ गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है, प्लस का डेल्टा एल बाय एल। चलो भाई ये फॉर्मूला बन गया रिलेटिव एरर का। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर मिलेगा मुझे। तो मैंने बोला डेल्टा रो बाय रो, ये तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर चल रहा है डेंसिटी में। डेल्टा एम कितना है, ये रहा डेल्टा मास 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर 0.005 अपॉन में क्या चलेगा 0.5 प्लस डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल कितना 0.06 डिवाइडेड बाय 6। क्या सर इनकी यूनिट्स को चेंज नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, क्योंकि देखो ये भी मास ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो ग्राम अपॉन ग्राम मर जाएगा। उधर देखो मिलीमीटर में मर जाएगा, यहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर मर जाएगा, यूनिट से कोई लेना देना नहीं है यहां पे, ठीक है। सॉल्व करें इसको तो क्या करें भाई 0.003, इसको मैं यहां पे थोड़ा अलग से सॉल्व करता हूं, 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3। भाई जितने आप डेसिमल हटाते हो उतना जीरो लग जाता है, डेसिमल हटाया 1 2 3 तो अपॉन में 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 है ना, 3 से 3 मर जाएगा, 10 से 10 मर जाएगा, ये बनेगा 1/100। तो लिख देता हूं यहां पे 1/100 प्लस 2 इंटू, कैलकुलेशन वाली बातें हैं सिर्फ, वहां पे फिर से 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5, फिर से आई थिंक आंसर 1/100 ही आने वाला है, करके देख लेना, भरोसा नहीं हो तो 1/100 प्लस यहां पे भी 1/100 ही आएगा, ठीक है। अब सॉल्व किया 2 3 4 4/100 आंसर बन रहा है, 4/100। सो डेल्टा रो बाय रो इज 4/100। ये रिलेटिव एरर आया है। अगर मैं मांगू परसेंटेज एरर इन डेंसिटी तो मैं क्या करूंगा 4/100 इंटू 100, सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 4%। तो यहां पे जो परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा 4% का, जो कि मुझे मिलता है डी ऑप्शन में। समझ तो आ रही होगी बातें तुम लोगों को, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा हूं यार यहाँ पे, है ना, सारी पुरानी बातें चल रही है। तुम्हें भी पता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखा जा सकता है। एरिया क्या बनेगा, देखो सर्कल है भैया, वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है एक वायर, तो वायर अगर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल का है, तो एरिया मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, लेंथ अपनी वही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मूला बना m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। वैसे भी देखा जाए तो किसी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एल ही होता है, पुट कर दिया यहां पे, अरे समझ रहे हो ना। एनीवेज तो यहां से पाई को रहने दो नीचे, आर को लेके ऊपर माइनस का 2, एल को लेके ऊपर माइनस का 1। सर आपने बहुत सही से लिखा कि डेल्टा एम बाय एम, ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आती है लेकिन माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 2 डेल्टा आर बाय आर, ये पावर आगे आती है माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस डेल्टा एल बाय एल। पाई कहां गया ये, अरे सर ये पाई कहां गया, है ना, कहां खो गया है सर ये पाई हमारा। आपने पाई के लिए क्यों नहीं लिखे ऐसी बातें, आपको ये भी तो लिखना चाहिए था डेल्टा पाई अपॉन पाई, डेल्टा
पाई अपॉन पाई, ऐसी बातें लिखनी चाहिए थी ना हम लोगों को, हमने क्यों नहीं लिखी? अरे भैया पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं होता है, पाई में कोई भी एरर नहीं होता है, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, हमें पता है वो वैल्यू। सॉरी, समझ गए? सो पाई एक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू फिक्स्ड होता है, इसके लिए कभी हम मेजरमेंट नहीं करते, एक बार हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, वही चलती आ रही सदियों से, ठीक है? तो पाई एक कांस्टेंट है जिसके लिए कभी भी हम डेल्टा पाई वाला टर्म यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई एरर होता ही नहीं है, किसी कांस्टेंट वैल्यू में कभी कोई एरर नहीं है, तो इसलिए हमने बोला इसका एरर 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या किया, डेल्टा एम देखो ये रहा और एम ये रहा, डेल्टा आर ये है, आर ये है, डेल्टा एल ये है और एल की वैल्यू ये है, पुट करती गए, सॉल्व करते गए, और यहां से मुझे मिला फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, है ना? अब मुझे तो परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर के लिए मैं इस पूरे 4/100 को 4/100 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, मर गया, आंसर आया 4%। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। समझ आई सभी को? देख लो भाई, छापना चाहते हो छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो, इतने टफ सवाल कैसे करेंगे सर हम लोग? बहुत टफ हो गया क्या? एरर्स ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ कि सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है? चलो एनीवेज, नहीं है बेटा, बहुत इजी है ये ना, चीजें समझो। अब फिजिकल क्वांटिटी y इज गिवन बाय, भैया देखो y का फॉर्मूला दे दिया, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा y, मुझे नहीं पता क्या है, लेंथ मास टाइम मुझे कुछ नहीं पता क्या है, बस एक फिजिकल क्वांटिटी y है, और इसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया गया है a का पावर 4 b का पावर 2 डिवाइडेड बाय c d का पावर 4 का होल पावर 1/3। यहां पे 4 वेरिएबल है, a b c d, 4 वेरिएबल है। परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 2 3 4 5, 2 3 4 5 है, ठीक है? ए का परसेंटेज एरर है 2%, बी का परसेंटेज एरर है 3%, सी का परसेंटेज एरर है 4% और डी का परसेंटेज एरर है 5%। तो बताइए एरर कितना होगा वाई में? तो ऑप्शन देख के मुझे पता चलता है कि हमें भी आंसर परसेंटेज एरर में निकालना है। तो क्या कहते हो तुम लोग, सॉल्व करें इसको? पुराना तरीका है अपना। हाँ जी, क्या करें? a का पावर 4 b का पावर 2 अपॉन में c का पावर 1/3 d का पावर 4/3। क्या ये बात समझ आती है सभी को? क्या ये c का पावर ऊपर भेज दूं? क्या ये d को मैं ऊपर भेज दूं? तो क्या मेरी इक्वेशन ऐसी भी बन सकती है क्या? a का पावर 4 b का पावर 2 c का पावर माइनस का 1/3 d का पावर माइनस का 4/3। क्या ये फॉर्मूले से परसेंटेज एरर नहीं निकाल पाओगे क्या तुम लोग? मैं तो निकाल लूंगा, तुम्हारा पता नहीं। अरे तुम भी निकाल लोगे, देखना भी। डेल्टा y अपॉन y, सबसे पहला काम हम रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे। बोलते हैं सर पावर आगे आ जाती है, हमने बोला ठीक है भाई, लो भाई फिर 4 इंटू डेल्टा a/a। काम करो, परसेंटेज एरर के फॉर्म में ही निकाल लो इस सबको। सो डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, पावर आगे आ जाएगी 4 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, पावर आगे आ जाएगी प्लस का 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, पावर आगे आ जाएगी प्लस का 1/3। सर ये क्या बात हुई? यहां तो पावर माइनस का 1/3 है, आगे तो माइनस का 1/3 आना चाहिए, लेकिन ये तो प्लस का आ रहा है। जानते हैं सभी, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात है, गलतियां हमेशा ऐड होती है। डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, सर एक रह गया है वो डी वाला, उसको लिख देते हैं यहां पे। तो प्लस का 4/3 है ना, प्लस का 4/3 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। चलिए भाई, परसेंटेज एरर इन y लिख दो यहां पे, परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल्स टू 4 इंटू, भैया a में कितना था परसेंटेज एरर? 2% का, तो 2% यहां पे लिख दिया, प्लस b में कितना था? b में था सर 3%, तो लिख दिया यहां पे 3%। फिर 1/3 c में कितना था? c में था सर यहां पे 4%, 4%।
फिर 4/3 और डी में कितना था 5%। अरे सर इस इंसान के सिर में घुसा दोगे क्या इसको? नहीं दिख रहा, मैं बिठा देता इसको। अरे बहुत जगह है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन में कर देता हूं 4/3 इंटू 5%। लेट्स सॉल्व दिस। चले भाई सॉल्व करें। परसेंटेज एरर इन वाई, परसेंटेज एरर इन वाई गिवन बाय 4 इंटू 2 भैया कितना होता है 8% होता है। ये लिखो तो यहां पे 8% प्लस, उप्स अगला सवाल आ गया था, 3 2 जा 6 होता है 6%, लिखो यहां पे 6% प्लस 4/3 सही है परसेंट में, 4/3% में प्लस यहां 5 4 जा 20/3, अरे 5 4 जा 20/3, हाँ सर लिखो यहां पे। अरे कौन सा सवाल आ गया 20/3%। चलो ऐड करते हैं, 8 और 6 14 होते हैं तो 14%, तो ये चला गया प्लस में। एलसीएम देखो 3 और 3 तो ये हो जाएगा 24/3%। क्या ये बात सही रही? हाँ सर नहीं समझ आया। अरे यार 4/3 प्लस 20/3, इसको लिखते हैं एलसीएम लेंगे 3, 4 प्लस 20 24/3, 3 8 जा 24 होते सही है ना? अरे यार 4/3 प्लस 20/3 24/3, और यहां पे 14% प्लस 8%, 8 4 12 22%। So what is the percentage error in y? It is 22%. Percentage error in y. It comes out to be 22%. I hope you're getting my point, guys. 22% ऑप्शन में है क्या? डी ऑप्शन मिल रहा है मुझे, सही है। सही है, समझते हो बात को? हाँ सर पहले तो हम फॉर्मूला देख के घबरा गए थे कि अरे भैया ये तो हमसे सॉल्व ही ना हो पाएगा, लेकिन जब अभी हमने देखा कि ये फॉर्मूला तो हलवा था बिल्कुल, इसको तो सिंपलीफाई करके हमारा पुराना काम करना है। भैया काम वही है, बस तुम्हें वो इक्वेशन बदल के दे देगा। अब तुम बोल रहे होंगे सर एक ही प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो अरे भाई यही है इसमें, क्योंकि इसमें है ये, इसके अलावा और क्या आता है? इसमें एक और वेराइटी का क्वेश्चन आता है, वो है ये वाला। एक और वेराइटी का क्वेश्चन आता है, वो ये है, और ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें क्लास में करा चुका हूं ऑलरेडी। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन बाय दिस। ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो बताइए एरिया क्या होगा? हाँ जी, एरिया क्या होगा सर? एरिया तो लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो चलो भाई सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म करो। लेकिन ध्यान से, मल्टीप्लाई हो रहा है, एरिया बता रहे हो तुम लोग, है ना? एरिया को तुम लोग खुद ही जानते हो कि इट कैन बी रिटन एज लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ में एरर है, विड्थ में भी एरर है, और जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एरर का प्रोपगेशन कैसे होता है वो तुम जानते हो। वही तो पैटर्न है, कुछ और है क्या यहाँ पे? डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? सब कुछ बढ़िया चल रहा था भाई। डेल्टा एल कितना है ये सर? देखो ये है डेल्टा एल, ये है एल, ये है डेल्टा बी, ये है बी। तो डेल्टा एल पता है, एल पता है, डेल्टा बी पता है, बी भी पता है। चलो भाई, तो यहां से डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल की जगह 0.1 रखा, एल की जगह रखा 5.7 प्लस डेल्टा बी की जगह 0.2 रखा और बी की जगह लिखा 3.4। So solving this part, delta a by a, it comes out to be 1/57 plus 1/17. अरे 17 to the 34। पॉइंट से सारे पॉइंट मर जाते हैं, ये बात मैं बार बार नहीं बताना चाहता था तुम लोगों को, लेकिन क्या करूं, है ना, आदत ही खराब हो गई है। भाई इनका एलसीएम वगैरह कुछ बनेगा क्या? ये मुझे तो नहीं लगता इनका एलसीएम बन सकता है कुछ, है ना? तुम्हें क्या लगता है एलसीएम बनेगा इसका कुछ? नहीं बनेगा सर, कोई बात नहीं। सो यहां से डेल्टा ए अपॉन ए
इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया तो 57 इंटू 17 और ऊपर आएगा 57 प्लस का 17, 7 और 7 14 होते हैं और 74 बन जाएगा ना, 14 5 6 7 74 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 17। सो डेल्टा ए का जो वैल्यू मिलने वाला है इट इज गिवन बाय 74 इंटू ए डिवाइडेड बाय 57 इंटू 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन अभी तक की। हाँ भाई, डेल्टा ए तभी निकाल पाओगे जब ए का वैल्यू पता होगा। डेल्टा ए को तभी निकाल सकते हो जब ए का वैल्यू पता हो। और ए का वैल्यू कहां से मिलेगा? मैंने बोला था ना तुम्हें, ए का वैल्यू कहां से मिलता है? यहां से देखो, ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। एल का वैल्यू बोले तो 5.7, बी का वैल्यू बोले तो 1.7 की 3.4। हाँ, तो ये ए का वैल्यू बन गया। ए का वैल्यू क्या बन गया? 5.7 इंटू 3.4। क्या मैं वहां पे लिख दूं? ओहो सर ये तो कट जाएगा। हाँ बिल्कुल कटेगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये ए का वैल्यू यहां से मिल गया है, इसको उठा के यहां पुट करते हैं। तो डेल्टा ए का वैल्यू 74 इंटू 5.7 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 17। पॉइंट हटाया तो अपॉन में एक जीरो आया, एक और पॉइंट हटाया तो एक और जीरो आया। 57 से 57, 17 टू जा 34, डेल्टा ए का वैल्यू बनेगा 7 टू जा 14, 148 बाई 100। डेल्टा ए का वैल्यू 1.48, 1.48 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कितने में करें? अरे करना पड़ेगा ना राउंड ऑफ, ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। तो 1.48 को राउंड ऑफ किया, आंसर आया 1.5। तो डेल्टा ए का वैल्यू 1.5। मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर। सोच लेना, पर फिर भी सोच लेना, फिर भी है ना भाई, सोच लेना फिर भी लोचा हो जाता है कभी कभार। नहीं तो मतलब वहां तक तो क्लियर था कि चलो सर समझ रहे हैं हम लोग, है ना, बढ़िया ही चीजें चल रही थी, कोई दिक्कत आई नहीं थी इसमें। इसका राउंड ऑफ किया है, 1.5 में आ रहा है। क्या यही आंसर होगा या फिर इसका आंसर 2 होगा? अब ये सोचना हमें ना, क्या करें इसके लिए। हाँ भाई सोच लिया होगा ना, आंसर यही है ना सभी का। अरे यार क्या राउंड ऑफ करोगे इसको? राउंड ऑफ कर तो दिया, 1.48 का 1.5 ही तो होता है राउंड ऑफ, 2 थोड़ी हो जाता है। अरे चलो भाई, दिस इज आंसर। अच्छा ओह सर आपने तो ये किया ही नहीं। अरे सब में 19.4 आ रहा है, छोड़ो ना यार, सब में 19.4 आ रहा है, क्या करोगे इसको सॉल्व करके? तुम्हें तो बस देखना है राउंड ऑफ करके कौन सा आंसर आ रहा था, दैट्स इट। चलो भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें कहा गया है दैट अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली a distance of 10.0 plus minus 0.5 meter in a time of 2.0 plus minus 0.1 second. The velocity of the body within error limit is सर देखो बात तो वही है, उसने बोला कि एक बॉडी है जो कि ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस दे दिया आपको, है ना, और इसका टाइम भी आपको दे दिया है। अब आपको उसकी क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, वेलोसिटी भी बता देंगे। फॉर्मूला क्या लिखते थे पहले? पहली बात तो सर हमें फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गलत लिख दिया ना सर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वहां पे। चलो कोई बात नहीं, मैं डिस्प्लेसमेंट, देखो ये डिस्टेंस लिखा है उसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल के जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें एक कंडीशन बताऊंगा, उसमें डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो v इक्वल्स टू डी बाई टी ऐसा लिख लो, चलेगा ना? v इक्वल्स टू डी बाई टी लिखने से काम बन जाएगा हमारा। तो जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया, सेम अप्रोच लगा दो यहां पे भी। बोलोगे डेल्टा v बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। चाहिए? डेल्टा डी कितना है? 0.5 और डी का वैल्यू 1.0। फिर डेल्टा टी कितना? 0.1 और टी कितना?
2.0। यहां पे थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हो, 1.0 को 1 लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां कोई मना नहीं करेगा, लेकिन कुछ जगहों पे आपको ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर लें, तो अगर कहीं क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए तो आप 0.0 को इग्नोर मत करना, अभी चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में ये इग्नोर नहीं होंगे। एनीवे, सो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू, भैया यहां पे 0.5/1 बन रहा था, तो इट कम्स टू बी 5/10 प्लस 0.1/2 बन रहा है, तो इट विल बी 1/20, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 1/10 को कॉमन ले लिया जाए तो 5 + 1/2 बनता है, यानी कि बन जाएगा 5 × 2 = 10, 11/20। सो डेल्टा v by v 11/20। डेल्टा v by v जो आया है वो 11/20 आ रहा है। क्या ये बात समझ आती है कि नहीं आती? भैया 5 × 2 = 10, 10 + 1 11/2, 2 × 10 = 20 हो गया यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है सर। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू 11v/20। v का वैल्यू कहां से निकालें सर? v का वैल्यू निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल्स टू d/t वाला फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का, टाइम लगा 2 सेकंड्स का, सो 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, ये v का वैल्यू है। इस v के वैल्यू को उठा के आपको पुट करना है इस जगह पे। सो डेल्टा v, अरे यार समझ रहे हो ना तुम लोग, डेल्टा v इज इक्वल्स टू 11 × 5/20, 5 × 4 = 20 होता है, तो 11/4 इज योर डेल्टा v। 11/4 कितना होता है सर? सॉल्व कर लेते हैं साइड में। 4 × 2 = 8, 9 10 9 10 11, 4 7 7 4 8 4 32 7 7 28 हो जाता है। 2 डॉट लगाए, 4 5 20, 2.75, 2.75। ठीक है सर, समझ गए बात। डेल्टा वी का वैल्यू भी आ गया 2.75। ऑप्शन से देख रहे हैं तो कहीं पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, है ना? ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऐसी कोई बात हमें दिख नहीं रही, तो क्या करें अब? क्या करें? हाँ, ये गलती कर दी क्या? ओहो ओहो ओहो, इतना बड़ा नुकसान मैंने कर दिया। यहाँ पे 10 लिखना था यार, सॉरी, मेरी गलती, मैं मान गया मेरी गलती। ठीक है, मुझे कोसने की जरूरत नहीं है। 5/100। ठीक है भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा 1 है, वो 10 था, तो 0.5/10 यानी 5/100। ओके भाई, सीख है, समझ गया मैं। दोषी करार कर दिया तुम लोगों ने अब इसके चक्कर में, ना? चलो, सो 1/10 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 5/10 प्लस 1/2। सर एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो आएगा 10, 5 + 5। अरे 2 10 का एलसीएम 10 ही आता है, ये बताने वाली बातें तो नहीं है ना। 5 × 2 = 10, हाँ, 2 और 10 का एलसीएम लेने जाओगे 10 ही मिलेगा, पूछ लेना किसी भी बच्चे से। तो 10 आ गया एलसीएम, 10 1 = 10 और 5 + 5 ये तो मर गया, 1/10। सो डेल्टा वी बाय वी का वैल्यू आ रहा है 1/10। डेल्टा वी बाय वी का वैल्यू आ रहा है 1/10। सो डेल्टा वी का वैल्यू बनेगा, डेल्टा वी का वैल्यू बनता है v/10। v का वैल्यू सॉल्व करें तुम लोग, सो d/t का फॉर्मूला लगाए होंगे, तो 10/2 करने से यहां पे आंसर मिलता है 5 मीटर प्रति सेकंड का, और इस 5 मीटर प्रति सेकंड को उठा के यहां रख दो, तो डेल्टा वी का जो फॉर्मूला बनने वाला है 5/10 0.5 मीटर पर सेकंड में आ जाएंगे आंसर, मीटर पर सेकंड। सही है भाई? तो डेल्टा वी मिल गया, वी भी मिल गया, डेल्टा वी भी मिल गया,
तो आंसर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? आंसर जो बनेगा वो v प्लस माइनस का 0.5 बनेगा। हाँ जी सही है, v प्लस माइनस डेल्टा v, v प्लस माइनस डेल्टा v, 5 प्लस माइनस 0.5। क्या ये मुझे बी ऑप्शन में मिल रहा है? जी हाँ, तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ रहे हो तुम लोग बात को? एरर्स की कहानी समझते हो ना? अगर सवाल आएगा तो कर पाओगे ना एरर के? चलो भाई करो फिर इसको, करो इसको। तो आप बोला कि भाई आपने दो क्वांटिटीज को मेजर किया है, पहली क्वांटिटी है A, दूसरी क्वांटिटी है B, तो भैया बताओ इसका करेक्ट वैल्यू फॉर दिस अंडर रूट ऑफ AB। मान लो कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB है। मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा? मान लो यार, सोच लो। ठीक है सर, हमने सोच लिया कि y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB है, तो y कैन बी रिटन एज a का पावर 1/2, b का पावर 1/2। भैया ध्यान से इस बात को समझना। अगर मैंने लिखा है अंडर रूट ऑफ x, इसका मतलब होता है x का पावर 1/2। अगर मैंने लिखा है अंडर रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है a का पावर 1/2। तो अंडर रूट का जो मतलब है वो पावर 1/2 होता है। अगर नहीं पता थी ये बात तो आज के बाद पता हो जानी चाहिए, है ना? कोई तुमसे बोले अंडर रूट तो बोलना पावर 1/2। क्या सर मुझे यहाँ पे a के लिए सब कुछ दे रखा है? हाँ सर, डेल्टा a दे दिया है उसने, मुझे इसका मीन वैल्यू भी पता है। डेल्टा b दे दिया है उसने और मुझे उसका मीन वैल्यू भी पता है। तो बस मेरा काम आसान हो गया है। मैं इसका फ्रैक्शनल एरर फाइंड करने जा रहा हूं डेल्टा y बाय y करके। सर यहाँ पे क्या परसेंटेज एरर फाइंड नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी परसेंटेज नहीं दे रखा। तो मैंने फाइंड किया फ्रैक्शनल एरर, तो ये पावर आगे आएगी 1/2, डेल्टा a बाय a करना पड़ेगा। इसमें गलतियां हमेशा ऐड होती हैं, तो प्लस का 1/2 डेल्टा b बाय b करना पड़ेगा इसको। तो डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, भैया डेल्टा a की जगह पे मैं क्या 0.2 लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए। a की जगह पे क्या मैं 1 लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए। प्लस मैं 1/2 डेल्टा b की जगह क्या मैं यहाँ पे 0.2 लिख दूं? हाँ लिख दीजिए। क्या मैं b की जगह 2 लिख दूं? लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है तुम्हें? सॉल्व करा फिर से हमने इसको, आगे सॉल्व करा हमने, तो पता चला क्या हो गया इसको, हाँ, कि डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा ये 1/10। ओहो नहीं पता क्या, पॉइंट हटाया 0 आया, 2 से 2 मर गया, 1/10 रह गया। पॉइंट हटाया 0 आया, 2 से 2 मर गया, 1/20 रह गया। सो डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू कितना बना है? इसको एलसीएम ले ले, 1/10 बाहर आ जाएगा सर, 3/2 रह जाएगा अंदर। क्या बनता है ये? 0.6 ऐसा कुछ बनेगी वैल्यू, 0.06। गलत बोले थे ना, 0.15 बनेगी, 0.15 बनेगी। 3/2 1.5/10 0.15 होता है। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं। सो यहां से डेल्टा y का वैल्यू निकालते हैं, इट विल बी 0.15 टाइम्स ऑफ y। द पॉइंट इज कि मुझे y का वैल्यू तो पता ही नहीं है। अब y का वैल्यू कहां से निकालूं? तो y का वैल्यू निकालूंगा इस फॉर्मूले से। हाँ जी, y का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। क्या आपको a पता है 1, क्या आपको b पता है 2? तो चलो भाई y निकालो। तो अगले पेज पे कर ले। सिनस y is equals to under root of AB, also a is equals to 1, b is equals to 2, तो y is equals to under root of 1 into 2, y is equals to under root of 2, y is equals to चाहो तो 1.414 लिख देना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √2 बोलो या फिर 1.414 बोलो, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं, √2 बोलो या फिर 1.414 बोलो। अच्छा ये वैल्यू बड़ी लग रही है तो छोटी कर लेते हैं, इसको भी राउंड ऑफ कर दो। सर ये आखिरी में 4 है, 5 से छोटा होता है, 1.41 ये भी लिख लो। और राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 1.4। कुछ लोग लिखते हैं देखो
कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1.4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वैल्यू भी चलेगी और इवन ये वैल्यू भी चलेगी, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें इन चीजों के लिए, है ना। राउंड ऑफ किया है तुमने सिर्फ इसको। चलो भाई बहुत बढ़िया, y का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्या करें भैया, एरर फाइंड करना था अपने को तो, है ना। तो यहां पे डेल्टा y मिल चुका है, y का वैल्यू पुट करो, यहां पे y का वैल्यू यहां पुट करो, तो डेल्टा y 0.15, डेल्टा y जो है वो है 0.15 इंटू y, 0.15 इंटू y की जगह पे मैं लिख देता हूं इट इज 1.4, थोड़ा सा मक्कारी कर लेते हैं इस बार, है ना। 1.4 पुट कर दिया, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे, एक्चुअली इससे। तो 0.15 इंटू 1.4, तो भैया 5 4 तो 20 होते हैं, 4 1 5 6 होता है, 4 0 0 होता है, 5 1 0 0 6 5 11 होते हैं, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, 3 के बाद डॉट है तो 0.210 आ जाएगा, 0.210, 0.21 0.2। तो डेल्टा y को भी राउंड ऑफ करके मैंने 0.2 के फॉर्म में लिख दिया। क्या सर यहां पे वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल नहीं लगा रहे क्या आप? अरे कोई जरूरत नहीं है लगाने की। क्या लगाओगे? दो, देखो ना रूल भी लगा लो, लगा लो, फिर भी लगा लो, तुम्हें लगे तो लगा लेना। क्या बोलता है सिग्निफिकेंट का? मल्टीप्लीकेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 2, तो आपके आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तो 0.21 आंसर ले लेना फिर इसका, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगाओगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल कहता है कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर ये आ जाएगा, तो डेल्टा वाई ये ले लेना, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो तो 0.2 भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन में जो बात होगी वही हम फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो अब हम जो है y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी होता था, और मुझे इसको लिखने का तरीका बताना था उनको, कैसे लिखूंगा। सो अंडर रूट ऑफ ए बी को लिखने के लिए मैं लिखता हूं इट इज नथिंग बट 1.4 प्लस माइनस का 0.21। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 1.4 प्लस माइनस का 0.21। ऑप्शन चेक किया मैंने, 1.4 1.4 1.4, पर सर यहां पे 0.2 डी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1.4 प्लस माइनस 0.21, 21 को मैं 0.2 भी लिख सकता हूं ना अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने यहां पे वही काम किया, देखो डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना बात को, क्या चल रही है कहानी यहां पे? ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे कि भाई बवाल हो गया एकदम, हो क्या हो गया सर, वही सब पुरानी बातें जो तुम अभी तक करते आ रहे थे। चलिए भाई उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा ना। √2 का वैल्यू याद रख लेना, आगे कैलकुलेशन के टाइम पे बहुत काम आने वाला है। फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो √2 की वैल्यूज आप याद रख लीजिए। 1.414 होता है, इसका राउंड ऑफ करोगे तो 1.41 ले सकते हो, और राउंड ऑफ करोगे तो 1.4 भी ले सकते हो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है व्हाइल मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अ सिंपल पेंडुलम, अ स्टूडेंट मेक्स अ positive error of 1% in the length of the pendulum, a negative error of 3% in the value of the time period. His percentage error in the measurement of g by the relation g equals to 4 pi L upon t square, है ना। तो भाई एक रिलेशन दे दिया, वैसे कहां से आता है रिलेशन, मैं बता देता हूं कि यहां पे एक सिंपल पेंडुलम होता है। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है सर, कैसा दिखता है? तो तुमने देखा होगा वो जो घड़ी होती है हमारे पास, उसमें वहां पे नीचे एक पेंडुलम ऐसा वाला लगा होता है। सो एक सिंपल पेंडुलम ये होता है यहाँ पे, है ना। इसको जो कहते हैं ये होता है बॉब। ये बॉब द बिल्डर वाला नहीं है, ये दूसरा वाला बॉब है। इसमें कुछ मास होता है, ये ऑसिलेट करता है ना। ये क्या करता है? ऑसिलेट करता है। ये ऑसिलेट करता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये सिंपल पेंडुलम होता है। यहां पे इसका लेंथ होता है L। तो यहां पे इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। सर ये कब पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे क्लास 11th के आखिरी चैप्टर में, जब हम ऑसिलेशंस की बातें करेंगे, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। भाई किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है,
सर ये टाइम पीरियड क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। अरे सुनो यार, ध्यान से सुनना इसको। टाइम पीरियड बोले तो कि अगर पेंडुलम यहां से चलना शुरू करता है, मान लो यहां से उसने स्टार्ट किया, तो यहां से एक चक्कर इधर जाना और एक चक्कर वापस आना, इसको कहते हैं वन टाइम पीरियड। जितने टाइम में ये बॉब इनिशियल पॉइंट से यहां तक जाता है और वापस अपनी उसी जगह पे आ जाता है, इट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। यानी कि यहां से चल के यहां तक जाना और फिर वापस आने में जो टाइम लगा है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। ये होता है वन ऑसिलेशन। हाँ, थोड़ी सी खतरनाक वाली बातें बता रहा हूं, थोड़ा बस सुन लो। इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस आ जाना, इट इज वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए ये टाइम जो होता है 2π√L/g होता है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। यहां से स्टार्ट किया, यहां से गए इधर, इधर जाके वापस आए इधर, ऐसे इधर गए वापस आए यहां पे, ये हो गया एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है इट इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। किसके लिए है ये? सिंपल पेंडुलम जो हमारे घर पे भी होता है हमारे पास, है ना। एनीवेज, तो यहां से उसने रिलेशन मुझे दे दिया है। बस तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान, ये एक सर का ज्ञान है, अभी आगे चल के तो पढ़ोगे सही, लेकिन अभी भी नोट कर लेना, ठीक है। तो ज्ञान की बात जो मिलती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान की बात टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें मिल सकता है। यहीं से इन्होंने जी का फॉर्मूला निकाला है। जी का फॉर्मूला निकाला है 4π²L/t²। ये फॉर्मूला यहीं से निकाला है इन्होंने, ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो t² = 4π²L/g। तो g का वैल्यू बन जाता है 4πL²/t², है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एनीवेज, कोई बात नहीं, घबराओ मत, बस नोट कर लो। तो g का फॉर्मूला बना 4π²L/t²। क्या क्या गिवन है? परसेंटेज एरर इन लेंथ, so it will be your 1%. Percentage error in negative error of 3% in the value of time period, capital D, माइनस का 3%। नेगेटिव एरर निकाला है उसने, मतलब एरर में नेगेटिव आ गया। पर सर आपने तो बोला था ना एरर्स कभी भी माइनस नहीं होते। अरे एरर नेगेटिव है, अभी कैलकुलेशन के टाइम पे उसको माइनस नहीं करूंगा पर मैं, है ना। इसको कैलकुलेशन में जब पुट करेंगे तो माइनस मत करना, ओके। तो वो बोलता है कि परसेंटेज एरर बताइए इन जी, कितना हो जाएगा? सर क्या ये 4π² का भी एरर होता है? नहीं, बिकॉज 4π² एक कांस्टेंट है और इसका कोई भी एरर नहीं होता है। कांस्टेंट्स के लिए एरर की बातें नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलो, फॉर्मूला आ चुका है आपके पास में। चलिए भाई, वही अपना पुराना तरीका, निंजा टेक्निक अपनी लगाना शुरू करते हैं। जी की जगह मैं लिखता हूं यहां पे g = 4π²L/t²। तो मैंने लिखा डेल्टा g/g इंटू 100। परसेंटेज एरर निकाल रहा हूं मैं, है ना। 4π का भाड़ में डेल्टा L/L इंटू 100, ठीक है। और यहां पे प्लस का 2 डेल्टा t/t इंटू 100। यहां पे ये वाली चीज होती है वो, है ना, जो हम बोलते हैं ना कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो ये वाली चीज होती है। यहां पे कभी माइनस मत करना, ठीक है। सो दिस इज द परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L। कितना दे रखा था क्वेश्चन में? देखो 1% का, तो यहां पे लिख दिया 1% प्लस का 2 इंटू, यहां पे कितना लिखा है बोलो तो? यहां पे कितना है? 3%, लिख दिया 3%। 1% प्लस 6%, योर आंसर कम्स आउट बी 7%। तो जी में जो एरर आएगा वो 7% का होगा। सर यहां पे आपने माइनस को नहीं लिखा। अरे कोई जरूरत नहीं है ना लिखने की। नेगेटिव एरर है 3% का, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर्स तो हमेशा ऐड होते हैं। अरे नेगेटिव एरर हो या पॉजिटिव एरर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, एरर्स तो हमेशा ऐड होते हैं।
तो भले वो नेगेटिव एरर बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा एरर हमेशा ऐड होगा एंड योर आंसर शुड बी 7%। ठीक है, लिख लेना भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले नेगेटिव एरर हो पॉजिटिव एरर हो, बात यह है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड। यहां पे लिख देता हूं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर जो होती है हमेशा ऐड ही होती है वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस। एरर्स हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। वहां पे भी प्लस का साइन लगाया है, यहां पे भी हमने प्लस का 3 लिया है, माइनस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। गलती हमेशा ऐड करते हैं, माइनस माइनस क्या भाड़ में, है ना, समझ गए ना। तो कभी घबराना मत इससे कि अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे सर, हाय तौबा, है ना, परेशान हो गए हम लोग तो। एनीवेज चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। बोला गया द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज एक्स। भैया क्या हुआ, हमने 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला तो जो एरर उसमें आ रहा है वो है एक्स। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला तो एरर आ रहा है एक्स। देन द एरर इन द मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन वुड बी, क्या होगा भाई, अगर 100 ऑब्जर्वेशंस में 100 ऑब्जर्वेशंस में जो एरर आ रहा है वो है x, तो 400 ऑब्जर्वेशंस में एरर कितना आएगा सर ये तो हलवा सा सवाल था। 400 ऑब्जर्वेशंस में एरर जो आएगा वो 4x हो जाएगा, है ना, यही तो करोगे तुम लोग। 100 ऑब्जर्वेशन में एरर आएगा x है तो 100 ऑब्जर्वेशन में एरर है 4x, और ऐसा करने से आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों सर, अरे तुम्हें क्या समझाया था पहले, सबसे पहला लेक्चर याद करो, मतलब एरर्स का ही सबसे पहला पार्ट याद करो। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन उतने एरर के चांसेस कम। हां, अगर आप ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देते हो, अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देते हो तो भैया एरर उतने कम हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऐसा नहीं एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो छोड़ दिया, 4-5 बार उसको करते हो, 4-5 बार उसकी रीडिंग निकालते हो तुम लोग, तो जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे उतने एरर कम होते जाएंगे। तो अगर आपका 100 ऑब्जर्वेशन में एरर अगर x आ रहा था, सो इफ 100 ऑब्जर्वेशन में एरर अगर x है, अगर एरर हमारा x आ रहा है तो 400 ऑब्जर्वेशन में एरर उतना कम हो जाएगा। अरे एरर बढ़ेगा नहीं, एरर कम हो जाएगा, तो एरर हो जाएगा कितना, 1/4x, 1/4x, 1/4x। एरर कम होता है भैया, बढ़ता नहीं है। अगर 100 ऑब्जर्वेशन में एरर x है तो 400 ऑब्जर्वेशन में एरर 1/4x हो जाएगा। 4 गुना घट रहा है वो, अपॉन करने का मतलब कम हो गया। ऑब्जर्वेशन बढ़ा, एरर डिक्रीज हुआ, ऑब्जर्वेशन बढ़ा, एरर डिक्रीज हुआ। तो एरर को डिक्रीज करना है तो भाई अपॉन में लाना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करता है कि अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ोगे तो एरर को घटाओगे। 400 गुना, 4 गुना ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिए मैंने ऑब्जर्वेशन अपना 4 टाइम्स कर दिया है, तो एरर भी तो 4 टाइम्स कम होगा। अरे कम होने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आपने इसको बढ़ाया, जैसे वो होता ना भैया 1 किलो शक्कर लोगे तो 20 रुपए की, फिर 2 किलो लगे तो 40 रुपए की, तो यहां पे अमाउंट ऑफ शक्कर इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। जितनी ज्यादा शक्कर लोगे उतना ज्यादा प्राइस होगा। लेकिन एरर में ऐसा नहीं होता ना, एरर तो बोलता भैया मुझे इससे मतलब नहीं है, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे उतने कम एरर मिलेंगे आपको। एक बालक है जिसने आपको बोला कि भैया टी का वैल्यू जो है वो है 5 सेकेंड्स। एक बालक ने बोला नहीं नहीं टी का वैल्यू है 6 सेकेंड्स। दूसरे बालक ने बोला मैंने 10 बार चेक किया, मेरा सेम आंसर आ रहा है। पहले वाले ने बोला मैंने 2 बार चेक किया था, मेरा भी यही आंसर आ रहा है। किसकी बात सुनोगे, बोलो। किसी बच्चे ने बोला टी 5 सेकंड है, दूसरे बच्चे ने बोला टी 6 सेकंड है। पहला वाला बच्चा बोलता है मैंने 2 बार चेक किया, मेरा यही आंसर आ रहा है। तीसरे बच्चे ने बोला मैंने 10 बार चेक किया है, मेरा आंसर ये आ रहा है। किसकी सुनोगे तुम लोग? ऑब्वियस सी बात है जिसने ज्यादा बार चेक किया।
तो जो जितने बार ऑब्जर्वेशन करेगा उसके एरर उतने कम हो जाएंगे। जो जितने बार ऑब्जर्वेशन करेगा उसका एरर उतना कम होगा। तो 100 ऑब्जर्वेशन करी आपने, 100 ऑब्जर्वेशन करी आपने, उसका एरिथमेटिक मीन निकाला तो उसमें एरर आ रहा है x। 100 ऑब्जर्वेशन में एरिथमेटिक मीन आपने निकाला, वो आ रहा है x। तो 400 ऑब्जर्वेशन में जो आपने एरिथमेटिक मीन निकाला है उसमें एरर जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए अपॉन में लगाया। कितना डिक्रीज होगा? ऑब्जर्वेशन कितना बढ़ा है? 4 गुना, तो एरर भी 4 गुना डिक्रीज हो गया। तो देखो 4x लेकिन अपॉन में आया है, 4x अपॉन में आया है। अपॉन में आने का मतलब डिक्रीज हो गया वो, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बस समझ गए ना, ऑब्जर्वेशन बढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो गिर जाता है फिर, है ना। सो आंसर विल बी 1/4x, तो एरर यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। 1/4x रिप्रेजेंट करता है कि वो एरर डिक्रीज हो गए हैं। आई थिंक अभी समझ आ रहा है ना। मुझे पता है ये वाली भावनाएं आती है तुम्हारे मन में, ये तुम्हारी गलती नहीं है, हर एक बच्चे के मन में ये भावनाएं आती हैं कि अगर 100 ऑब्जर्वेशन है और उसमें एरर अगर x है तो 400 ऑब्जर्वेशन में एरर 4x हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। काट देने इसको ऐसे लिख के, इसको बढ़िया तरीके से यहां पे लिखो और उसके बाद इसको काट दो। बोलो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है सर, ये बात जरूरी है। चलिए जी, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा ये सारी बातें। सो यहां पे हमारी डीपीपी कंप्लीट हो चुकी है और नहीं हुई क्या? अच्छा है, एक क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा ओके, कोई बात नहीं। मुझे लगा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपने, मुझे लगा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपने, मुझे माफ करना, तो भावनाओं में बह गया था थोड़ा। चलिए ठीक है, करा देता हूं। मुझे लगा वो आखिरी सवाल था, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या, अपने सॉल्व कर देंगे। द मीन टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। देखो भाई, सेकंड पेंडुलम क्या होता है ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक आपने सिंपल पेंडुलम समझा था, अभी आपने सिंपल पेंडुलम समझा। सिंपल पेंडुलम में बोला टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। क्या ये वाली बातें जानते हैं आप लोग? अभी आपने सिंपल पेंडुलम के बारे में समझा और बोला उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। एक ऐसा पेंडुलम, अ पेंडुलम whose time period is 2 seconds is known as seconds pendulum। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? seconds pendulum। ठीक है, टाइम पीरियड क्या कहानी मैंने बताई थी आपको, वैसे भी क्या थी कि भाई ये पेंडुलम होता है, यहां पे टाइम पीरियड की कहानी याद है, यहां से आता था ऐसे, तो यहां से अगर उसने स्टार्ट किया चलना तो यहां से इधर जाना और फिर यहां से वापस आना, इट इज योर वन ऑसिलेशन। ये वन ऑसिलेशन होता था और इस वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता था उसको कहते थे टाइम पीरियड। हाँ, तो बस वही कहानी यहां पे भी। तो एक ऐसा पेंडुलम जो ये काम 2 सेकंड में कर दे, एक ऐसा पेंडुलम जो ये पूरा चक्कर, एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में निकाले, उसको क्या कहते हैं? सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। तो यहां पे भी बोला है टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड एंड द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड्स। Do express the maximum estimate of error, the time period should be written as। क्लास में कराया हुआ सवाल, उम्मीद करता हूं सभी ने किया होगा। भाई बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ भाई, क्लास का क्वेश्चन था, देखो मीन टाइम पीरियड इज 2.00 सेकेंड्स और यहां पे एरर जो था इसमें 0.05 सेकेंड्स का था। सो टाइम पीरियड को लिखने का तरीका, मीन टाइम पीरियड प्लस माइनस का एरर, सो इट कम्स आउट बी 2.00 प्लस माइनस का 0.05 सेकेंड्स। लीजिए भैया, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लास में कराया है सवाल मैंने, दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है। सो 2.00 प्लस माइनस का 0.05 सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये हमारी अब फाइनली डीपीपी कंप्लीट होती है। हाँ, अब फाइनली कंप्लीट होती है, ठीक है। एनीवेज चलिए,
सर उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो सभी को समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है वीडियो दोबारा देखना है तो वेबसाइट पे आके देख सकते हो। वेबसाइट पे हमने इसको बहुत तरीके से अरेंज करके रख दिया, सारे लेक्चर्स आपको वहां पे सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा काम करना है, वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com, www.magnetbrains.com, गूगल पे सर्च करो, वहां पे IIT जेई वाले डिपार्टमेंट में चल जाना, वहां पे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, DPPs अवेलेबल है एंड इवन उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए ही है, तो इनको मिस मत करना। और अगर ये सारी चीजें पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें, राइट। और बाकी अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, उनको बोलो कि भाई यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पे जेई की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और इस बार मैग्नेट ब्रेन में आके अगर पढ़ोगे तो जेई में सिलेक्शन पक्का ही पक्का होगा। तो ये सारी बातें अपने दोस्तों के साथ पहुंचा देना, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतनी बातें, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।